नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नॉमिनी के विषय में। नॉमिनी का मतलब क्या होता है? मतलब हिंदी में उसे नामांकित व्यक्ति कहते हैं, या तो उसे उत्तराधिकारी भी आप समझ सकते हैं। उत्तराधिकारी। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये जो सोसाइटियाँ, SRA में जो सोसाइटियाँ हैं, जो भी वहाँ पे कमेटी पे लोग बैठते हैं, या उनको जो कानून का ज्ञान नहीं होता, वो अभाव होता है, या वो जानबूझ के नहीं करते हैं। बहुत सी सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने ये चीज़ को किया है, लेकिन मोस्टली सोसाइटी इस चीज़ को नहीं करती, तो जिसके कारण जो सदस्य होते हैं उनको आने वाले समय में तकलीफ़ होनी पड़ती है, उनको तकलीफ़ होती है, और जिसके लिए उनको समय, पैसे सब व्यर्थ जाते हैं। और उस तकलीफ़ का निवारण है नॉमिनेशन करना, जो सोसाइटी के कमेटी का पहला कर्तव्य है, नॉमिनेशन और शेयर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, नॉमिनेशन के बारे में हम जानते हैं। नॉमिनेशन जो होता है, पति पत्नी, बच्चा, माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्य, ये जो भी व्यक्ति है वो उसे नामांकित कर सकता है, यानी उसे उत्तराधिकारी बना सकता है। अब इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं। एक है मूल सदस्य, एक संबंध सदस्य मतलब एसोसिएट मेंबर, और तीसरा नाम मात्र सदस्य। अब मूल सदस्य जो होता है वो शेयर सर्टिफिकेट में जिसका पहला नाम है, जो ओरिजिनल है, वो मूल सदस्य होता है, और वो संपत्ति का प्राथमिक मालिक है। मतलब पहला जो मालिक है संपत्ति का वही है। अब दूसरा एसोसिएट सदस्य। एसोसिएट सदस्य संपत्ति में दूसरा मालिक होता है, जिसका नामांकन के एक भाग के रूप में शेयर सर्टिफिकेट में दूसरे स्थान पर उनका नाम आता है। अब तीसरा नाम मात्र सदस्य है। अब नाम मात्र सदस्य को जो मूल सदस्य है और जो एसोसिएट मेंबर है वो चुनते हैं, वो उनको नाम मात्र सदस्य बनाते हैं, लेकिन जो संपत्ति है उस पर उनका कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो अब ये चीज़ आती है कि भाई ये नामांकन क्यों करना चाहिए, तो नॉमिनी क्यों? आपने देखा होगा, कहीं भी जाओ, बैंक्स वगैरह में कहीं भी आपको नॉमिनी मैंडेटरी है, आपको देना है। अब नॉमिनी का मतलब प्रक्रिया में जो होता है नॉमिनी की, इसके अंदर होता है कि उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो भी मेंबर्स हैं, उनके बच्चों, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो भी उत्तराधिकारी है, उनको सूचीबद्ध करना, मतलब उनकी एंट्री करना कि भाई इनके वारिसदार कौन कौन है, उत्तराधिकारी कौन कौन है। ये नॉमिनी का पहला उसका उद्देश्य है, नॉमिनी का उद्देश्य है। लेकिन अब ये नॉमिनी नहीं होने से तकलीफें क्या आती है, उस बारे में हम बात करते हैं। जो सोसाइटियाँ, जो रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ हैं, वो शेयर सर्टिफिकेट तो इशू कर देती है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट पे क्या करते हैं, वो एक ही का नाम डालते हैं। जबकि शेयर सर्टिफिकेट का मतलब ये है भागधारक। भागधारक मतलब एक व्यक्ति का कितना % शेयर है। अब ये सोसाइटियाँ क्या करती है, शेयर सर्टिफिकेट में जो मूल मालिक है उसका नाम डाल दी, उनके उत्तराधिकारियों का नाम नहीं डालती। चलिए वहाँ तक ठीक है। अब नॉमिनेशन फॉर्म आ जाता है। अब नॉमिनेशन फॉर्म भरवाते ही नहीं। अब इस सारे में या कहीं पे भी सोसाइटी को जो नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भराया जाता है, उससे तकलीफें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली तकलीफ ये है कि अगर समझो मूल मालिक की मृत्यु हो गई, तो अब उस संपत्ति का मालिक होगा कौन? अब उनकी जितने बेटे हैं, अब उनकी पत्नी है, पत्नी के उनके बच्चे हैं। अब समझो पत्नी और पति दोनों एक्सपायर हो गए, तो फिर बच्चों को एनओसीज लाना, उसके अंदर डिसाइड करना कि भैया कौन पहला होगा और कौन बाद में होगा।
तो ये जो चीज़ें हैं आपसी मतभेद पैदा करते हैं और लोगों के परिवार के अंदर कलह उत्पन्न होती है कि भाई मैं बाद में क्यों रहूँ, मैं पहले क्यों नहीं रहूँ। तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जिसके नाम पे पहला नाम आएगा वो शेयर सर्टिफिकेट उसके नाम से होते हैं और वहाँ की जो भी ट्रांसफ़र होंगे, लाइट बिल्स वगैरह जो भी ट्रांसफ़र होंगे सब उनके नाम से होंगे। मीटिंग में उनको ही जाने का अधिकार होगा, दूसरे सदस्य नहीं जा सकते। तो ये जो चीज़ें हैं इनको तकलीफ देना चालू करती है और पहले तो परिवार में झगड़ा। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब इस चीज़ को हम शेयर कैसे करें। या तो एक सब अपना शेयर छोड़ दे और एक को नियुक्त करे कि भैया अपने नाम पे कर लीजिए, या संयुक्त में करें। तो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके अंदर आपको जो भी लीगल चार्जेस लगते हैं, फिर उस पर डिपार्टमेंट में डालोगे या वहाँ पे हियरिंग्स लगती है, फिर आपके क्लेम्स, तो उसके अंदर आपको समय चला जाता है। अब जिस व्यक्ति के पास उनकी औलादें नहीं हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, अब वहाँ पे आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट, वसीयतनामा, हाई कोर्ट जाना पड़ता है। उसमें जो भी खर्चे आते होंगे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक भी हो खर्चे तो खर्चे होते हैं और प्लस समय, और 5-6 महीने आपके व्यर्थ जाते हैं। तो ये सोसाइटियों की नाकामियों की वजह से होता है, ये सोसाइटी की नाकामियों की वजह से होता है। अब इसमें जो भी लोगों का नुकसान होता है, अब इसमें SRA में क्या होता है, अभी जैसे मूल झोपड़ीदार का ऑफ है तो डेवलपर वहाँ बहाना कर लेता है, अरे भैया नहीं 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 अभी ये इनका नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मैं भाड़े किसको दूँ। लेकिन यदि यही सोसाइटी नॉमिनेशन फॉर्म भरवाएगी तो उसमें प्रॉब्लम्स का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसमें उत्तराधिकारियों की एक लिस्ट, जो सूचीबद्ध एक लिस्ट दी जाती है, इसमें उत्तराधिकारी कौन है। अब उसके अंदर जो मूल झोपड़ी धारक ने अगर उनके 3 बेटे हैं और एक बेटे का नाम ऊपर रखा है, 2 का नीचे रखा है, तो 2 एसोसिएट मेंबर है, एक उनके अंदर जो होगा वो ओरिजिनल होगा, मूल सदस्य माना जाएगा, और जो भी भाड़े ट्रांसफ़र होंगे वो उनके अंदर आपसी उनका लेना देना है वो कैसे डिवाइड करें। से सोसाइटी का और डेवलपर से कोई लेना देना नहीं आता है। लेकिन अगर नॉमिनेशन नहीं होगा तो डेवलपर भाड़े नहीं देगा, तो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, फिर वहाँ पे गुहार लगानी पड़ती है, नाम ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो आती है तो लोगों को तकलीफ देती है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की जो सोसाइटियाँ हैं वो इस चीज़ को नकार देती। ऊपर से कितनी सोसाइटी तो ये कहती कि भैया अभी फ्लैट मिला है नहीं तो शेयर सर्टिफिकेट और ये नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के बाद शेयर सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन बना सकते हैं, कि शेयर सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन जो होता है वो आपके फ्लैट का नहीं है, वो फ्लैट की प्रॉपर्टी का नहीं है, उसमें सब इंक्लूडेड है। आप सोसाइटी में जो भी आपकी मेंबरशिप्स है उस पे अंदर 5 शेयर होते 50-50 रुपए के, वो शेयर का जो भी उत्तराधिकारी है वो डिसाइड करना वो नॉमिनेशन में आता है। फ्लैट तो बाद में की चीज़ है कि वो अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाती है, कि आप जिस सोसाइटी में है उसके अंदर आपकी जितनी प्रॉपर्टियां हैं सिर्फ आप उन्हीं के बारे में कर सकते हैं, अदर नहीं कर सकते। अब इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत अच्छे निर्णय दिए, और उस निर्णय के अंदर में उन्होंने क्या कहा, पंजीकृत नामक व्यक्ति अन्य उत्तराधिकारी अधिकारों की तुलना में नामांकन अधिक महत्वपूर्ण है, कि जो नॉमिनी जो किया जाता है वो अन्य उत्तराधिकार जो भी उत्तराधिकार है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नामांकन है, क्योंकि नामांकन कौन करता है, जो मूल सदस्य है सोसाइटी का वो। दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति ने नामांकित व्यक्ति घोषित नहीं किया तो केवल उत्तराधिकारी सामने आएगा। अब यही चीज़ मैंने समझाया था कि भाई अगर आपने कोई भी उत्तराधिकारी नहीं, मतलब नामांकित व्यक्ति उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया है, तो फिर आपके सामने वही प्रॉब्लम है कि उत्तराधिकार आप कौन, तो उस चीज़ के बारे में आपको वही लीगल प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी, जो लोगों के लिए समय की बर्बादी है और पैसे की बर्बादी है। जब आपका सीधा साधा सिंपल तरीके से एक फॉर्म भरने से आपका पूरा
वसीयतनामा हो जा रहा है, नामांकन हो जा रहा है, तो फिर आपको ये लीगल प्रक्रिया करने की जरूरत क्या? लेकिन आपकी सोसाइटियाँ क्यों नहीं करती? आपकी सोसाइटियाँ क्यों नहीं करती? तो इस चीज़ को समझना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, वो देखिए, यदि शेयरधारक सोसाइटी सदस्य में नामांकन के संबंध में अध्यक्ष सचिव सचिव को, अगर सोसाइटी का जो भी शेयरधारक है वो अपने नॉमिनी के संबंध में जो भी सोसाइटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को एक रिटर्न लेटर लिख के देता है और इन्फॉर्म करता है, तो शेयरों और संपत्ति के नामांकित व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित करने के लिए अलगाव पत्र, मतलब अगर वो उन्होंने सूचित कर दिया है सोसाइटी को, चेयरमैन सेक्रेटरी को, कि भाई मैं मेरे बाद ये मेरे नॉमिनीज होंगे, तो उसमें नाम ट्रांसफ़र करने के लिए संपत्ति पे कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट की या कोई भी एनओसीज की या कोई भी पेदीनामा की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, उसका सवाल ही नहीं उठता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में लिखा है। मतलब सोचिए कि नामांकन करने के बाद कितना बड़ा आपका हेडेक आपके सर से जा रहा है, तो ये सोसाइटी ये क्यों नहीं करती? क्या तकलीफ है इनको? जब कानून में है तो करना चाहिए। तो दोस्तों आपको अब चौथा पॉइंट क्या वो कह रहा है, नामांकित व्यक्ति के पक्ष में नामांकन के आधार पर शेयर या ब्याज हस्तांतरण संबंधित सहकारी समिति के संदर्भ में है उस समिति पर बाध्यकारी होगा। मतलब जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे नामांकन पक्ष व्यक्ति के पक्ष में जो नॉमिनीज हुए हैं उनके पक्ष में जो भी है, उस आधार पर उनका जो भी शेयर है या इंटरेस्ट है जो भी है सहकारी समिति के अंदर, तो उसके अंदर समिति उसको देने के लिए बाध्य है, कि मतलब को देना ही पड़ेगा, को कोई नहीं रोक सकता है। अब पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि यदि कोई भी उत्तराधिकारी उसके अंदर है, जैसे अभी मैंने मेरे एक बेटा, दो बेटे हैं, मान लो मैंने एक बेटे के नाम पे नामांकन कर दिया, मैंने उनको नॉमिनी बना दिया कि भाई मेरे और मेरी पत्नी के मरने के बाद ये बेटा मेरा नाम नॉमिनी होगा इस प्रॉपर्टी का। दूसरा बेटा मेरी अन्य प्रॉपर्टियों के अंदर कोर्ट में जा सकता है, लेकिन जहाँ पे मैंने नॉमिनी कर दिया हूँ उस चीज़ के विषय में वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है, उस पे संपत्ति पे, उस संपत्ति पे केस करने का अधिकार ही नहीं उसका। तो कितनी बड़ी बात बोली है सर्वोच्च न्यायालय ने, कि मतलब एक नॉमिनेशन आपको कितना कितना अधिकार दे रहा है। अब छठा, सोसाइटी के सदस्य की मृत्यु पर बिना किसी देरी की, मतलब सोसाइटी के सदस्य मतलब जो भी मूल सदस्य है उसकी अगर मृत्यु होती है तो सोसाइटी की जो भी कमेटी है बिना देरी किए जो भी नामांकित व्यक्ति, जो भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया उनके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाए, उसके लिए बाध्य होगी। बॉन्ड है, ड्यूटी बॉन्ड है कि आपको करना ही है। तो ये दोस्तों जो चीज़ें हैं ये समझने वाली है कि आखिर इस सारे के, मैंने कई सोसाइटी देखी जहाँ सोसाइटी में उनको नॉमिनेशन फॉर्म पता नहीं, शेयर सर्टिफिकेट पता नहीं। हमारे यहाँ पे हमने कमेटी से भंग इसलिए करवाया कि भैया सोसाइटी जब से बनी है तब से ना तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है ना शेयर सर्टिफिकेट इशू किए। इसी सबसे बड़ा बेस यही था, इसी पे सोसाइटी भंग हुई है, जबकि अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो क्या वो अधिकारी पागल है जिन्होंने सोसाइटी भंग किया? जो सोसाइटी के लोग, जो कमेटी बैठे हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अरे भैया बिल्डिंग बनी नहीं है, आपको अलॉटमेंट में कैसे शेयर सर्टिफिकेट बना दें, ये गलत कहते हो, वो गलत कहते हैं। अब आपको करना क्या है? अब ये जो सिचुएशन, ये जो चीज़ें हो गई जो होनी चाहिए
और ये जो कोर्ट ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, अब प्रॉब्लम ये है कि आपके लोग तो सुन नहीं रहे ना, तो आपको क्या करना है? पहली बात तो आप लोगों को मैंने हमेशा कहा यूनिटी बनाइए। उस यूनिटी बनाने के बाद आप सोसाइटी को लेटर दीजिए कि भैया हमारा नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट बना के हमको दिया जाए, जो भी पात्र सदस्य हैं उनको। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि सोसाइटी तो सुनने वाली नहीं है। आप एआर के पास कंप्लेंट फाइल कीजिए, एआर के पास कंप्लेंट फाइल कीजिए। चलिए आपके पास यूनिटी नहीं है, कंप्लेंट फाइल कीजिए, वहाँ पे हियरिंग लगेगी, वहाँ पे सोसाइटी को भंग किया जाएगा और वो फॉल्ट डिफॉल्टर पाई गई तो 77A और 77I के तहत उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन चलिए आपको वो भी नहीं करना है, तो जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो आप जो भी नॉमिनेशन फॉर्म होता है वो एआर डिपार्टमेंट से नॉमिनेशन फॉर्म लीजिए, उसको भरिए, एक लेटर लगाइए सोसाइटी के नाम पे, चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों को, और एक लेटर एआर डिपार्टमेंट के नाम पे। ये तीनों को आप दीजिए कि भैया हमारा शेयर सर्टिफिकेट आपने बनाया नहीं, नॉमिनेशन फॉर्म भराया नहीं, लेकिन मैं पात्र सदस्य हूँ, ये मेरा एनेक्शल 2 की कॉपी है, और मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी में इनकी एक लिस्ट, जो भी आपके बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उसके हिसाब से आप लिस्ट बनाइए और उनको दीजिए। जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो लेटर मिलने के बाद उनको उस चीज़ को, उनकी मृत्यु के बाद उनको ट्रांसफ़र करना बाध्य होगा। तब आपके सामने एक रास्ता आएगा। आज जो भाड़े के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं वारसनामा करने का, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कितने लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट की पागल है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, वकीलों को पैसे दे रहे हैं। वो सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। पहले आप समझिए कि ये नॉमिनेशन होता क्या है। जो मैंने अभी तक समझाया, नॉमिनेशन का मतलब जो नॉमिनीज होते हैं, मतलब एक मात्र उत्तराधिकारी समझिए। जो व्यक्ति मूल झोपड़ी धारक है, उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी, उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन, और ये क्यों बनाया जाता है? उनकी सेफ्टी के लिए, उनके उत्तराधिकारियों की सेफ्टी के लिए, कि उनको कोर्ट कचहरी की चक्कर नहीं काटने पड़े। लेकिन यहाँ सोसाइटी के लोग यही कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरे जितने भी दर्शक ये देखते, तो क्या आपकी सोसाइटी ने आपको शेयर सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन फॉर्म बना के दिया है? यदि नहीं दिया है तो दोस्तों आज ये काम करना शुरू कर दीजिए, ये करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप रिटर्न में दे के रखेंगे तो आपके पास एविडेंस रहेगा, भैया मैंने सोसाइटी को दिया हूँ, यहाँ तो एआर डिपार्टमेंट को दिया हूँ, सोसाइटी के चेयरमैन को दिया हूँ, सेक्रेटरी। अब इन्होंने नहीं किया तो इनकी गलती है, लेकिन मेरा नॉमिनेशन ये है। तो मूल झोपड़ी धारक जो भी है, मूल सदस्य, वो उनको दीजिए। अगर आप सोसाइटी के खिलाफ नहीं लड़ सकते तो आपके लिए ये रास्ता ये तो आप कर सकते हैं ना। तो दोस्तों ये कदम उठाइए, क्योंकि नॉमिनेशन, आज नॉमिनेशन के नाम पे कितने परेशान लोग हैं। साधारण पति पत्नी का नाम ट्रांसफर, जबकि 152 के हिसाब से उसकी जरूरत भी नहीं है। 150 खुद कहता है कि भैया दोनों लोग पात्र होते हैं उसमें। जब दोनों लोग पात्र हो गए तो नाम ट्रांसफर की जरूरत क्या, आप मुझे बताइए, क्योंकि वो नॉमिनीज हैं, वो खुद उत्तराधिकारी है। तो ये जो चीज़ें हुए, और वहाँ पे पति पत्नी के नाम पे ट्रांसफ़र करने के 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये खर्चे हो जाते लोगों को, जबकि सरकार बोलती है फ्री है। तो फ्री है तो पैसे क्यों लग रहे हैं? जबकि पति पत्नी के मैटर में ना तो आपको नोटरी करना है, ना कुछ करना है, खाली वहाँ से फॉर्म भरना है, पति पत्नी की जो भी आधार कार्ड से उनकी आइडेंटिटी ये सब लगा के पुटअप करना है, डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, बात खत्म हो गई। वेरिफिकेशन करेंगे, ओके, उस पर अंदर तो हियरिंग की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कानून को लंबा खींचने के लिए यहाँ पे हियरिंग चलाई जाती है, फिर पैसे ऐंठे जाते हैं, बीच के जो एजेंट है वो खींचते हैं कि भैया लाओ जल्दी करके देंगे। तो ये जो प्रक्रियाएं चल रही है उसको रोकने के लिए आपको नॉमिनेशन जरूरी है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ, नॉमिनेशन शेयर सर्टिफिकेट के लिए जितना फाइट कर सकते हो करिए, ये आपके हित में है।
आने वाले समय में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि तकलीफें क्या होती है उनसे पूछिए, जिनके ओरिजिनल जो शेयर होल्डर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनके मृत्यु के पश्चात उन्हें कितना भागना पड़ता है, कैसे कैसे टॉर्चर्स करती ये सोसाइटियाँ और ये डेवलपर्स कि भैया हम भाड़ा नहीं देंगे। अरे सर, मेरे साथ में तो मैटर हुआ कि मैं जो मैटर भाड़े का लड़ रहा था, उस मैटर के अंदर तो पति एक्सपायर हो गए, लेकिन कब एक्सपायर हुए? अपील डालने के बाद। जबकि अपील चली 2019 से, वो बेचारे 2021-22 में कुछ एक्सपायर हुए। अब बिल्डर ने उसका बहाना ले लिया, बोलता है अरे भैया ये तो ऑफ हो गए, मैं भाड़ा किसको दूँ? अरे बोला सर वो ऑफ हो गए तो उनकी पत्नी तो जिंदा है ना, उनकी पत्नी जिंदा है ना, जॉइंट अकाउंट है ना उनका, आप उसी अकाउंट में भेजिए, हमने दिया है ना आपको डिटेल। तब जाके भी डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया कि नहीं, 152 में बराबर इनका कहना, ये संयुक्त रूप से पात्र नॉमिनी है, आप इनको भाड़े ट्रांसफर करेंगे। तो ये हथकंडे अपनाती ये लोग सिर्फ अपना बेनिफिट लेने के लिए। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए, आपका अधिकार है, आपको आपके अधिकार को जब मिल नहीं रहा तो छीनना पड़ता है। तो छीनने के लिए लीगल तरीका अपनाइए। और जो भी व्यक्ति अगर समझदार है तो सबसे पहले, अगर सोसाइटी नहीं कर रही तो आप एप्लीकेशन बना के नॉमिनेशन फॉर्म लाइए, सोसाइटी के यहाँ से नॉमिनेशन फॉर्म भरिए और उसकी कॉपी सेक्रेटरी, अध्यक्ष और एआरडी पर तीनों को दीजिए, डिस्पैच मारिए तीनों को। नहीं लेते बाय पोस्ट भेजिए, ताकि आप कल एआर के पास अपील लगा सकते कि भैया ये क्यों नहीं रहे, भाई ये कॉपी तक नहीं लेते। क्योंकि सोसाइटी कभी भी मेंबर के लेटर लेने से इग्नोर नहीं कर सकती है कि कमेटी भी जो लोग बैठे हैं ना, वो मालिक नहीं है, वो केयर टेकर, सिर्फ संभालने के लिए बैठे हैं। तो इसके लिए दोस्तों याद रखिए ये नॉमिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, सोसाइटी से नॉमिनेशन और शेयर सर्टिफिकेट करवा के लीजिए। ये आपके आने वाले समय में जो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से ख़त्म कर देगा, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। आज कितने सारे मैटर्स हैं, ऐसे कितने सारे मैटर्स हैं, लोग परेशान हैं, अलॉटमेंट के बाद भी परेशान हैं। क्योंकि अलॉटमेंट में करने के बाद भी शेयर सर्टिफिकेट तो बना दिया, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म नहीं किया। लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि शेयर सर्टिफिकेट। तो दोनों होनी चाहिए, इसके अंदर आपका अधिकार सुरक्षित रहता है, आपका अधिकार सुरक्षित रहता है। इसीलिए ये नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाता है। जितनी भी बैंकेज है, बैंक में भी आप अकाउंट खोलने जाओ तो देखिए आपको नॉमिनेशन फॉर्म मांगते हैं कि ये नॉमिनी कौन है करके। आप यदि कोई घर बुक करवाइए, वहाँ भी आपको नॉमिनी मांगते हैं कि भैया आपके नॉमिनी कौन, क्योंकि आपके फ्लैट एग्रीमेंट में आपके नॉमिनी का नाम रहता है उसके अंदर कि आपका नॉमिनी कौन है। तो उसी तरह यहाँ भी है, तो आपको नॉमिनी बनना है। अगर सोसाइटी नहीं भी करती तो आप बनिए, आपके तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। सिर्फ आपको एप्लीकेशन बनाना है, फॉर्मेट नहीं है, नेट से फॉर्मेट ले लीजिए। एप्लीकेशन नॉमिनेशन फॉर्म का नेट पे अवेलेबल है, नहीं है तो एआर डिपार्टमेंट से लेके आइए, उसको फॉर्मेट भरिए और जाके पुटअप कीजिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा नॉमिनेशन फॉर्म। यदि आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कीजिए, और यदि सही बात है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आएंगे तो हम समझेंगे कि शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, नॉमिनेशन फॉर्म शेयर सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घर बाद में, सब कुछ बाद में, भाड़े बाद में, लेकिन ये आप करवाइए ताकि आपके आने वाले जो भी उत्तराधिकारी हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उनको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा, और अपने जितने भी आपके मित्र हैं जो एसआरए में, जिनका घर, फ्लैट्स या जो भी उनके भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनको भी वीडियो शेयर कीजिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज हो, उन तक ये बात पहुँचे कि भैया ये बहुत ज़रूरी है, इसको करवा के लो, नहीं तो बाद में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।